हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालिबान सरकार को पाकिस्तान में मिल गई गुपचुप मान्यता। जी हां दोस्तों, गुपचुप तरीके से दूतावास में राजनयिकों की नियुक्ति कर ली गई है। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर आपको आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान। साथ ही आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री के G20 शिखर सम्मेलन में दिखाएंगे कैसे जो बाइडेन के साथ हाई पंच मिलाते दिखाई दिए नरेंद्र मोदी जी। साथ ही दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद मोदी जी को लगाया सीने से। दिखाएंगे दोस्तों आपको पिक्चर के माध्यम से। साथ ही अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर शादी में म्यूजिक बजाने पर तालिबान को लेकर दोस्तों अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला साले का अब नया बयान आया है। दोस्तों बताएंगे इन्होंने कौन सी बात कही अब। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर हैरत में आ गया पाकिस्तान की सरकार। जी हां दोस्तों, टीआरपी के कार्यकर्ताओं ने की है ताबड़तोड़ 80 राउंड फायरिंग, जिसके बाद पुलिस के भी उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने 40 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है। दोस्तों कौन कौन होंगे इसके पात्र, इसकी बड़ी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे इस बैंक के अगर आप भी ग्राहक है तो इतने करोड़ ग्राहकों के लिए जारी कर दिया गया है अलर्ट। जानना बेहद जरूरी है दोस्तों आप सभी के लिए, वरना हो सकता है बहुत बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, और सब्सिडी से जुड़ी, ट्रेन से जुड़ी भी बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान सरकार को पाकिस्तान में क्या मिल गई मान्यता। गुपचुप तरीके से दूतावास में राजनयिकों की नियुक्ति कर ली गई है। दोस्तों बता दें सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों को देश में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास का प्रभार लेने की अनुमति दे डाली है। शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हालांकि पाकिस्तान तालिबान को काबुल में वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता है, फिर भी उसने नियुक्त राजनयिकों को वीजा जारी किया है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान की इमरान सरकार पर्दे के पीछे तालिबान सरकार को मान्यता देने की शुरुआत कर दी। जी हाँ दोस्तों, डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरदार मोहम्मद शोकेब ने इस्लामाबाद में अफगान दूतावास में पहले सचिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि हाफिज मोहिबुल्लाह, मुल्ला गुलाम रसूल और मुल्ला मोहम्मद अब्बास को अफगानिस्तान के पेशावर, क्वेटा और कराची वाणिज्य दूतावासों को सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि हम सबसे पहले आपके समर्थन में है, इसीलिए हमारे देश पर कुछ भी आक्रमण या फिर हमारे देश को नुकसान ना हो, इसीलिए हम दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं तालिबान सरकार को मान्यता दे रहे हैं दोस्तों ये चुपके से। तो आप भी अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने की है कई नेताओं से मुलाकात। जो बाइडेन संग दिखाई हाई पंच, मैक्रो से गले मिले। जी हाँ दोस्तों, 5 दिवसीय दौरे पर इटली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को रोम स्थित रोमा कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने कई विदेशी नेताओं से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये मुलाकात अनौपचारिक ही थी और इस दौरान ये नेता बेहद दोस्ताना अंदाज में नजर आए। जो बाइडेन के साथ हाई पंच दिखाया तो मैक्रो से गले मिले। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम से इतर भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। इस दौरान एनएस से अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। मोदी ले मैक्रो को भारत आने का न्योता भी दिया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों। बता दें रोम में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में ट्वीट किया, कहा हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना
जारी रखेंगे, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। आप दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन का ये ट्वीट भी देख पा रहे। ऐसे में बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों कि एक फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदी में भारत को संबोधन कर रहे हैं दोस्तों, और हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सब तभी संभव है क्योंकि मोदी जी है, और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है इस देश में जिन्होंने विदेश नीति पर अपना हाथ हमेशा मजबूत रखा है दोस्तों, तो आप भी मोदी है तो हर चीज संभव है कहना कमेंट में मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी जी ने G20 में बताया वन अर्थ वन हेल्थ का विजन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के वन अर्थ वन हेल्थ विजन पर भारत को आगे लेकर बात की है। इसका G20 में विश्व के नेताओं ने स्वागत भी किया। जी हाँ दोस्तों, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में आप भी कमेंट में वन अर्थ वन हेल्थ मोदी जी के इस बात की हम सराहना करते हैं कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान से सटे नियंत्रण रेखा के नौशेरा सेक्टर पर विस्फोट हुआ है दोस्तों, जिसमें लेफ्टिनेंट समेत 2 शहीद हो गए अपने जवान। बता दें राजौरी के नौशेरा सेक्टर में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान भीषण विस्फोट में सेना के लेफ्टिनेंट और 1 जवान शहीद हो गए हैं। नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, लेकिन सेना ने घटना में IED विस्फोट की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर छानबीन चल रही है दोस्तों। सैन्य अधिकारी के अनुसार शनिवार को LOC के बिल्कुल नजदीक कलाल क्षेत्र में सैन्य पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान जोरदार धमाके में लेफ्टिनेंट और 1 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सैन्य सूत्रों ने बताया है कि जहां विस्फोट हुआ वो पूरा क्षेत्र बारूदी सुरंगों के लिए पहले से चिन्हित है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अपने दोनों जवान जो शहीद होंगे दोस्तों उनको श्रद्धांजलि जरूर प्रकट करिएगा दोस्तों, उनकी आत्मा को शांति के लिए। बात करें अगली खबर की, जहां शादी में म्यूजिक बजाने पर तालिबान ने की है 13 लोगों की हत्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले का बड़ा दावा। बता दें अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करके तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा तो कर डाली है, लेकिन वहां की जनता पर अत्याचारों का सिलसिला भी जारी है। अब वहां के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने दावा किया कि तालिबान ने नंगरहार प्रांत में एक शादी के दौरान नरसंहार करके 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ शादी में बज रहे गाने को बंद करवाना था। जी हाँ दोस्तों, बता दें साले ने ट्वीट करके लिखा है कि तालिबान ने एक पार्टी में संगीत के लिए 13 लोगों की हत्या कर डाली। अब प्रतिरोध एक राष्ट्रीय जरूरत है, इसके लिए निंदा पर्याप्त नहीं है। हम केवल निंदा करके अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं अमरुल्लाह साले का बात बिल्कुल सही है और पाकिस्तान ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसको ब्लैक लिस्ट करना जरूरी है, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करना, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज हमारी मेहनत को सफल करने के लिए 1 लाइक हमेशा की तरह कर दीजिएगा, आशा करते हैं दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हैरत में पाकिस्तान की सरकार, TLP के कार्यकर्ताओं ने की है ताबड़तोड़ 80 राउंड फायरिंग, पुलिस के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, TLP के कार्यकर्ताओं के आक्रामक रवैये से पाकिस्तान की सरकार परेशान है। TLP के कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत की है जिससे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों के होश उड़ गए दोस्तों। हाल ही में हुई है कुछ स्तरीय सुरक्षा बैठक में इसको लेकर बड़ी चिंता जताई गई है दोस्तों। दरअसल बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित TLP के कार्यकर्ताओं ने गमों के हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर सब मशीन गन से फायरिंग की थी। बैठक में ऐसे फुटेज रखे गए हैं जिसमें TLP के हथियार बंद कार्यकर्ता सब मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों की अन्य घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों को गोली लगने से मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए थे। बात करें अगली बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर खाद खरीदने से किया था इनकार, भड़के चीन ने श्रीलंका के सरकारी बैंक को कर डाला ब्लैक लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि चीन के साथ जिन देशों ने भी गलबिहा करने की कोशिश किया उसे चीन ने धोखा दिया ही दिया है, और अब चीन का अगला शिकार श्रीलंका बना है दोस्तों। श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर जो चीन पहले से ही
कब्जा जमा चुका है। लेकिन अब चीन ने श्रीलंका के प्रमुख बैंक को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसके बाद श्रीलंका की बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दोस्तों, द हिंदू के रिपोर्ट के अनुसार चीन ने श्रीलंका के एक शीर्ष सरकारी बैंक को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका ने जैविक खाद को लेकर चीनी कंपनी का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद चीन ने श्रीलंका बैंक को ही ब्लैक लिस्ट कर डाला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उर्वरक खाद के एक ऑर्डर के संबंध में दुर्भावनापूर्ण लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट का हवाला देते हुए श्रीलंका के सरकारी बैंक को ब्लैक लिस्ट कर डाला है, जिससे श्रीलंकन बैंक के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अब नदी को लेकर मचा भारी बवाल। ईरान को तालिबान से किस बात का खतरा सता रहा है, आपको बता दें अब ईरान ने भी तालिबान को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक बदलाव ईरान के हितों के लिए रणनीतिक खतरा बन सकता है। ईरान विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया डिपार्टमेंट के जनरल डायरेक्टर रसूल मौसवी ने कहा है कि अगर मौजूदा सोच और प्रारूप वाली तालिबान सरकार अफगानिस्तान में स्थापित हो जाती है तो यह निश्चित रूप से हमारे देश के राष्ट्रीय हितों के लिए एक रणनीतिक खतरा होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। बता दे, हेलमंद नदी संधि को लेकर उन्होंने कहा है कि तालिबान ने ईरान के साथ भी अनौपचारिक बैठकों में कहा है कि वो 1973 में हुए इस संधि को मान्यता दी है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पाकिस्तान में सेना की तानाशाही, सैन्य प्रमुख बाजवा से इस्तीफा देने को कहा तो सेना में काम कर चुके जनरल के बेटे को मिल गई कड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत में सेना में काम कर चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल के बेटे को 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी दोस्तों कि उसने सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफा देने को कहा। समाचार एजेंसी ANI ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति हसन अस्कारी ने जनरल बाजवा को दिए गए एक विस्तार पर अपनी आशंका जाहिर करते हुए कथित तौर पर एक पत्र लिखा और उनसे इस्तीफा देने को कहा। पाकिस्तानी सेना में अपनी सेवा दे चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल जाफर मेहदी अस्कारी के बेटे हसन अस्कारी को पाकिस्तान सेना प्रमुख के सेवा विस्तार पर उनकी आलोचना के लिए देशद्रोह के आरोप के तहत दोषी ठहरा दिया गया। आपको बता दें, अस्कारी पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान में सेना की तानाशाही को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। और जो भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, वीडियो के नीचे बेल आइकन के साथ लाल बटन यानी सब्सक्राइब का जरूर दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्योता पॉप फ्रांसिस ने कर लिया है स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, अभी की बड़ी खबर, 1999 के बाद पहली बार अब भारत आएंगे कोई पॉप। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों इटली के दौरे पर हैं। इस अवसर पर शनिवार को उन्होंने पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पॉप फ्रांसिस की मुलाकात बेहद गर्मजोशी के साथ बात की और पोप को भारत आने का न्योता दिया। ये न्योता पॉप ने अब स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पॉप फ्रांसिस के बीच 20 मिनट की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। जी हाँ दोस्तों, हर बार मोदी जी के साथ यही होता है, 20 से 30 मिनट की कोई भी बैठक 1 घंटा या 1.5 घंटे से पहले नहीं रुकती। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी की यही खासियत है कि कोई भी उनका दीवाना हो जाता है दोस्तों, तो आप भी अपनी राय और 2 चीजें मोदी जी की एक्स्ट्रा जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितना जानते हैं आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बात करें अगली खबर की दोस्तों, जहां पर दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पनडुब्बी को हुए नुकसान पर फिर बोला चीन। सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया घटना का कारण। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में जब अमेरिका की परमाणु संचालित पनडुब्बी विवादित दक्षिण चीन सागर में थी तो वो कैसे क्षतिग्रस्त हो गई, इस बारे में चीनी सेना अब तक कुछ समझ नहीं पाई है। वही क्षतिग्रस्त पनडुब्बी की उपग्रह से ली गई तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसकी संभवतः आमने सामने से किसी चीज से टक्कर हुई होगी। शनिवार को एक खबर में यह बात कही गई है कि चीन के सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार उपग्रह की एक ताजा तस्वीर से लगता है कि अमेरिकी पनडुब्बी USS कनेक्टिकट दक्षिण चीन सागर में पानी के अंदर अपने से छोटी किसी चीज से सामने से टकरा गई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है ISIS के। रिपोर्ट में बड़ा दावा
दोस्तों, और विरोध करने पर अंजाम भुगतने की भी बड़ी चेतावनी दे दी है इसने। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के ISIS खुरासान ने कहा है कि उनका लक्ष्य है कि वो शरिया कानून को पूरी दुनिया में लागू करना चाहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरहम आतंकवादी संगठनों में गिने जाने वाले ISIS के एक सदस्य नजीफुल्लाह ने कहा है कि अगर दुनिया में कोई भी इस्लाम और कुरान के खिलाफ गया तो उन्हें आतंकी संगठन का क्रोध झेलना ही होगा। ISIS की तरफ से कहा गया है कि हमारा पहला टारगेट है पाकिस्तान को नष्ट करे, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान है। जब पिछली सरकार भी तब भी तालिबान था और उस वक्त भी तालिबान कहता था कि उसका देश के 80% हिस्से पर नियंत्रण है, लेकिन उन लोगों ने इस्लामिक कानूनों को लागू नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब ISIS के सबसे पहले पाकिस्तान को चकनाचूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उसके बाद दूसरा नंबर चाइना। जी हाँ दोस्तों, क्या राय सुझाव होगी आपकी ऐसे में बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर आखिर मछली पकड़ने के अधिकार के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन, एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने की बड़ी चेतावनी आपको बता दे। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर विवाद गहरा गया है दोस्तों। फ्रांस ने आगामी दिनों में ब्रिटेन की नौकाओं और ट्रकों को रोकने की बड़ी चेतावनी दे दी है, जबकि ब्रिटेन ने भी ऐसे ही कदम उठाने की बात कही है। अब आपको बता दे दोस्तों कि आखिर किस बात से नाराज है फ्रांस ब्रिटेन के जल क्षेत्र में मछली के लिए परमिट पर प्रतिबंध से नाराज है और उसका कहना है कि वो उस समझौते का विरोध करता है जिस पर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ यानी EU छोड़ते समय हस्ताक्षर किए थे। तो वहीं ब्रिटेन का कहना है कि फ्रांस की कुछ नौकाओं को अधिक कागजी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस सप्ताह के अंत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बैठक से पहले मैक्रोन ने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में फ्रांस की स्थिति का बचाव किया और तर्क दिया है कि मछली पकड़ने का विवाद दुनिया भर में ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान में फिर निशाना बने पूजा स्थल। सिंध में हमलावरों ने मंदिर में की है तोड़फोड़ और लूटपाट, धार्मिक दंगे कराने की भी बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी में अज्ञात व्यक्तियों ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की इस घटना के बाद से स्थानीय हिंदुओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान जीत की जश्न मनाने वालों पर बड़े एक्शन के बचाव में महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के कॉलेज में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को गिरफ्तारी को लेकर महबूबा ने कहा है कि मैंने आपसे हस्तक्षेप की अपील इसलिए की है कि ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब ना हो। यानी कि दोस्तों PM मोदी से इन्होंने कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, और उन तीनों को रिहा करिए। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों आप लोग मोदी जी को महबूबा के इस खत के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या चाहती है। साथ ही आगे की बात करें जहां पर कोरोना के बाद कानपुर में जीका वायरस का खौफ, एयरफोर्स कर्मचारी के बाद 3 और लोगों में इस नए वायरस की पुष्टि कर ली गई है। दोस्तों कानपुर में जीका वायरस का हमला तेज हो गया है। नेशनल वायरोलॉजी सेंटर पुणे की रिपोर्ट में 3 और मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होते ही हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही यहाँ कुल मरीजों की संख्या 4 पहुँच गई है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है सावधानी से रहिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश CM जन आरोग्य योजना से जुड़ी बड़ी खबर। 40 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। कौन होंगे इसके पात्र, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जाने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्रों के कामगार मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, योजना के बारे में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव श्रम ने शासनादेश जारी कर दिया। खास बात यह है कि इलाज की सुविधा कैशलेस होगी। इस योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने या फिर दिव्यांग होने पर पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इस जानकारी को अधिक मात्रा में सुनना चाहेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर लालू यादव से बीजेपी नेताओं की मुलाकात से भड़की कांग्रेस। कहा हमने तो पहले ही कहा था डील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा और नंद किशोर यादव की लालू प्रसाद यादव सहित राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के साथ मुलाकात ने बिहार
बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले शुक्रवार रात हुई इस मुलाकात ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है, जो इन दिनों आरोप लगा रही थी कि बीजेपी और आरजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी आपकी इस पर बयानबाजी जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंक के चार्ज, रेलवे, एलपीजी बुकिंग समेत कई बड़े नियम। आपकी जेब पर भी पड़ सकता है सीधा असर। आपको बता दें दोस्तों कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। 1 नवंबर से ट्रेनों का टाइम टेबल बदला जाएगा दोस्तों। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल दी जाएगी, यानी कि एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं दोस्तों, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो व्हाट्सएप आप चला रहे होंगे उससे डायरेक्ट आप बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही ऐसे ही बहुत से बदलाव है जो 1 तारीख से होने वाले हैं दोस्तों। बात करें अगली खबर की, यहाँ पर एसबीआई ने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें, बैंक के नाम से आने वाले फर्जी मैसेज को पहचानने को लेकर एसबीआई ने कर दिया है दोस्तों ट्वीट। आपको बता दें, एसबीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा है कि किसी को भी अंदर आने देने से पहले हमेशा जांच ले कि दरवाजे के पीछे कौन है। बैंक ने कहा कि एसबीआई ग्राहकों को हमेशा एसबीआई एसबी से शुरू होने वाले शॉर्ट कोड की जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एसबीआई बैंक, एसबीआई आईएनबी, एसबीआई पीएसजी। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एसबी योनो बैंक ने आगे अपने अधिखाता धारकों और अन्य ग्राहकों को अलर्ट किया है कि अज्ञात स्रोतों के मैसेज पर कोई प्रतिक्रिया ना दे। आप ऑफिशियल स्टेट बैंक का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर छठ स्पेशल के लिए बिहार के लिए रेलवे ने शुरू कर दिया 15 स्पेशल ट्रेन। टाइम टेबल और हाल्ट की जानकारी आपको दे दे दोस्तों, जहां पर दरभंगा के लिए स्पेशल ट्रेन, जोगबानी के लिए रेलगाड़ी, सहरसा के लिए विशेष गाड़ी चलाई गई है। बाकी हमने लिस्ट स्क्रीन पर भी दे दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और भी कई रूटों पर चलेंगी गाड़ियां, उसकी भी लिस्ट हमने दे दी है। जिन भाई और बहन इस त्योहार के मौसम में अपने घर जाना चाहते हैं वो भी ट्रेन से उनके लिए बड़ी सुविधाओं के बीच हमने ये खबर दी है दोस्तों। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों।